Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is elimination reactions. So let's get started. First of all, what are elimination reactions? As its name suggests that elimination reaction means this type of reaction which involve elimination of small molecules like water, alcohol, हाइड्रोजन हैलाइड एट्सेट्रा। मीन्स क्या हुआ, कहने की बात ये है कि आपका कंपाउंड जिसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस। जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि जो आपकी एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन आप ऐसी भी देखोगे जहाँ पर जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो भी किस टाइप का होगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि साइक्लाइजेशन हो जाएगा। आगे हम चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि साइक्लाइजेशन किस टाइप से होता है। ओके, तो बेसिकली हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या कि जो आपका कंपाउंड है उसमें एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद आपको जो न्यू प्रोडक्ट मिलेगा वो उसके अंदर एक न्यू पाई बॉन्ड होगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो आपको साइक्लाइज कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आप ये मानकर चलते हो, अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करवा रहे हो और उसके अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 100% यील्ड में सिंगल प्रोडक्ट होगा, ये तो भाई ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत मतलब ये लगा लो कि लेस देन 5% रिएक्शन से ऐसी होंगी जो आपको 100% यील्ड में एक ही प्रोडक्ट देंगे। अब ऐसा क्या रीज़न है कि आपको 100% यील्ड में सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता? तो इसके लिए आप लोग ये सोच सकते हो कि जैसे आपने कोई भी आपका रिएक्टेंट ए है, ए के साथ आपने किसी रिएजेंट आर की रिएक्शन कराई और यहाँ से आप बी सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आपको इस रिएक्शन की बहुत सारी कंडीशंस को फिक्स करना पड़ेगा ताकि बी तक ही रिएक्शन सीमित रहे, लिमिटेड रहे। ओके, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशंस बन जाती हैं, या फिर डिफ़िकल्ट बोल सकते हो आप इसको, इसलिए आपको 100% यील्ड में एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जनरली आप देखते हो कि जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कम्पीट करती है। किसके साथ कम्पीट करती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए। कौन करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों करता है भाई? क्योंकि कई बार आप देखोगे कि ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी जब आप उस कंपाउंड का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, साथ में वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम्पीट करती है एलिमिनेशन के साथ। ये आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, कैसे प्रोसीड करती है, एक बार इसका एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर एल हमने लिविंग ग्रुप लिया है, एच इसके अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो आपने क्या किया, यहाँ से किसी ऐसे बेस वगैरह से रिएक्शन करा दी ताकि ये H पॉजिटिव निकल जाए, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए और लिविंग ग्रुप को रिमूव कर दे। तो यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ये वाला। इस रिएक्शन के अंदर H और L का लॉस हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हम इसको डिफरेंट टाइप की जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी उनको डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पर इसको मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, ये तो बात की थी कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है जिसमें जो नया बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर बेस ने प्रोटॉन को रिमूव किया, यहाँ से कंपाउंड साइक्लाइज हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पर जो नया बॉन्ड ये वाला बना है ये कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि जरूरी नहीं है 100% पाई बॉन्ड बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। ओके, अब देखो, जो आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे उसके लिए जो आप रिएजेंट लेकर चलते हो वो किस टाइप के होंगे, साथ में रिएजेंट से बेटर यहाँ पर जो कंडीशन रहती है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वो रहती है लिविंग ग्रुप की। अगर किसी रिएक्शन कंडीशन में लिविंग ग्रुप एक बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब लिविंग ग्रुप ऐसा है कि वो थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाएगा तो अपने आप वहाँ से निकलने के लिए मतलब निकल जाता है बहुत जल्दी से, तो वो वैसे वाली रिएक्शंस क्या करेंगे, एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शंस शो करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके हेलोजेंस बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आपके अजाइड हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया,
अमोनियम सोल्ट हो गए आपके, सल्फोनियम सोल्ट हो गए, ये सब एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसको आप क्लासीफाई कैसे करते हो। तो जितनी भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। किस में करते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा। मीन्स कि जो आपका लिविंग ग्रुप था और जो आपका प्रोटॉन को रिमूवल होना है ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन पे हैं या फिर बीटा पोजीशन पर हैं या फिर गामा पोजीशन पर हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। साथ में जो आपका अल्फ़ा एलिमिनेशन होता है तो इस अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो आपका दोनों के दोनों जो लिविंग ग्रुप हैं वो एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो उस एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? अल्फ़ा एलिमिनेशन। अब देखिए दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच थे तो हमने इसको अल्फ़ा एलिमिनेशन बोल दिया। क्या हम इसको 1-1 एलिमिनेशन बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं इसको? 1-1 एलिमिनेशन। क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं जिसको रिमूव होना था वो एक ही कार्बन पे अटैच है, तो हम इसको 1-1 एलिमिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर आपका H है और यहाँ पर आपका X है, मीन्स आपके जो लिविंग ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट हैं, तो देखिए ये आपकी 1-2 एलिमिनेशन बोलेंगे या फिर हम इसको क्या बोल देंगे? बीटा एलिमिनेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? 1-2 एलिमिनेशन। ओके, सिमिलरली आपने 1-2-3 पे कर दिया, 1-2-3 पे कर दिया। ठीक है, तो इस एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? गामा एलिमिनेशन। क्या बोल देंगे? गामा एलिमिनेशन, या फिर आपका हो जाएगा ये 1-3 एलिमिनेशन। ओके, दिस इज योर गामा एलिमिनेशन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी। अब जो बीटा एलिमिनेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके लिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर आप पढ़ोगे E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड E1 CB। देखिए आपने पढ़ा था SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN2 SNCB। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के सिमिलर रिएक्शन है। SN1 को E1 बोल दिया, SN2 को E2 बोल दिया और आपका SNCB को E1 CB बोल दिया है। ठीक है, E1 CB बोल दिया। तो ये सारी रिएक्शंस है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये रिएक्शन हम स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, हाउ अल्काइल हैलाइड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कौन कौन है आपके? हाइड्रोजन क्लोराइड है, सॉरी अल्काइल हैलाइड में आपका कोई भी हैलाइड हो सकता है, जैसे कि आपका क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड। फ्लोराइड हम जनरली यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसकी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की भी रिएक्शन देते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? तो इसके लिए देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर 2 रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना। जो आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन है इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने, जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसने किसके साथ रिएक्शन की? इथेनॉल के साथ। और यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है आपका? इथोक्साइड। ओके, तो सिंपल फर्स्ट रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई। लेकिन सेम रिएक्टेंट आपने लिया है टर्सरी ब्रोमाइड, लेकिन आपने इसकी रिएक्शन किससे की है? बेस के साथ। बेस क्या है यहाँ पर? वही इथोक्साइड बेस है। ये अल्कोहल थी और ये क्या है? इथोक्साइड बेस है। अब देखिए इथोक्साइड बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस था, इसने क्या कर दिया? एलिमिनेशन। क्या कर दिया? एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि रिएक्टेंट सेम है। हमने क्वेश्चन यही तो पढ़ा कि आपका अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। ऐसा क्यों? तो अब क्या बोलोगे इसके लिए? क्योंकि जब बेसिकली आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? जब आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है। क्या ले लिया है?
स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस कराएगा एलिमिनेशन और वीक बेस कराएगा सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपने न्यूक्लियोफाइल ऐसा लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, then it will leads to elimination reaction, then it will leads to elimination reaction। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको डिस्कस करना था। तो एलिमिनेशन के जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म हमारा आता है E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं E2 मैकेनिज्म किस टाइप से प्रोसीड करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, साथ में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल आप रिएक्शन से समझिए। E2 एलिमिनेशन 2 बाइमोलिकुलर, सो E2 रिएक्शन इज एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड, कि आपने इथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन होगा। एग्जाम्पल जो होगा रिएक्शन का वो E2 रिएक्शन रहेगी। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है। तो बेसिकली आप क्या कहोगे कि E2 रिएक्शन एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए रिएक्शन किस टाइप की है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो हमने देख लिया कि आपकी रिएक्शन क्या थी। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये जो आपका रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फर्स्टली जो आपका जो रिएक्शंस होगी ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। और देखिए रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है। फर्स्टली जो आपका बेस होगा ये बेस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जो आपका डबल बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और लिविंग ग्रुप लीव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगी जहाँ पर जो इथोक्साइड है उसने पार्शियली बॉन्डिंग कर ली है प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन का पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड भी पार्शियली ब्रेक हो चुका है। फाइनली आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये बॉन्ड कम्प्लीटली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम्प्लीटली यहाँ से ब्रेक करता है, लिविंग ग्रुप रिमूव होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका मैकेनिज्म है E2 रिएक्शन का। जनरली जो E2 रिएक्शन है ये एक कंसर्टेड रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन मीन्स साइक्लिक मैनर में होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। प्रोटॉन और जो आपका लिविंग ग्रुप था जैसे कि ब्रोमाइड है वो दोनों एक ही स्टेप के अंदर रिमूव होते हैं और यही स्टेप क्या होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये आप देख सकते हो बिल्कुल जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है सेम वैसा ही एक आपका यहाँ पर ये प्लॉट दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेकेज होती है। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि जो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखिए क्या है, मैं इसको यहाँ पर समझाती हूँ। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास ये एक आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? इथोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराई है इथोक्साइड आयन के साथ।
तो यहाँ पर जब आपने रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट किया तो ये रेट कांस्टेंट आपको मिला KH। हाइड्रोलिसिस को रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन प्रोटॉन का लॉस हुआ ना, इसलिए हमने KH लिख दिया। लेकिन अगले वाले रिएक्शन में आपको पता है कि ये ब्रोमीन है, तो इस वाली कार्बन से जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उसी का तो ब्रेक होता है। तो यहाँ पर तो ड्यूटेरियम है, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ड्यूटेरियम से। तो ड्यूटेरियम का यहाँ पर लॉस होगा। जब ड्यूटेरियम का यहाँ पर लॉस होगा तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा KD। दिस इज योर रेट कांस्टेंट फॉर रिमूवल ऑफ D। तो यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों में ही सेम होगा, बस ड्यूटाइरेटेड एल्केन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपने दोनों रिएक्शंस के लिए जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की और एक दूसरे के साथ कंपेयर किया तो आपको मिला कि जो आपका हाइड्रोजन का जो रेट कांस्टेंट था ये 7.1 टाइम्स ड्यूटेरियम के रेट कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा था। मीन्स इसका 7 टाइम्स था। ठीक है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि इसका जो रेट रिएक्शंस जब हुई होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हुआ होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन की। डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जब हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड रिएक्टेंट लेकर चलते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है दो डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। तो बिल्कुल सेम वही बात हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो ये कार्बन है इसकी बीटा और बीटा डैश दोनों कार्बन्स बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। मीन्स आप बीटा हाइड्रोजन्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो और बीटा डैश वाले को भी, दोनों हाइड्रोजन्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप इसको रिमूव करें या फिर इसको रिमूव करें, दोनों में आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिमेट्रिकल आपके पास हैलाइड है तो आपके लिए ऐसी कोई चॉइस नहीं बनती है जिसमें आप डायरेक्शन को चेक करो कि किस टाइप से एलिमिनेशन होगा। बट अगर आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि देखिए ये आपके जो हैलाइड है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका बीटा है और ये आपका बीटा डैश है। बीटा डैश मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है और बीटा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो जब आप इसकी सेम बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर बीटा डैश वाले प्रोटॉन का रिमूवल होता है वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा मेजर, दूसरा आपको क्या मिलेगा, माइनर। ठीक है, अब ये मेजर क्यों मिला है, वो माइनर क्यों मिला था, ये मेजर है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास जिसका नाम है सेडजेफ रूल। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कस करेंगे सेडजेफ रूल का। और सेडजेफ रूल क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन product will be formed as a major product in elimination of unsymmetrical halides। कहने की बात ये है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हैलाइड है और आप उसका एलिमिनेशन करते हो तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। ओके, फिर इसके लिए जब हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा तो आपको वैसे भी पता है कि एक ऐसी एल्कीन जिसके ऊपर जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। सॉरी, ठीक है। तो आपकी 1 ब्यूटेन से ज़्यादा स्टेबल कौन है, 2 ब्यूटेन। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसी की क्या बनेगी, मेजर अमाउंट, थर्मोडायनामिक्स प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। ओके, तो ये हमने डायरेक्शन की बात की है। जब आप इसके बात करोगे कि इसका जो मैकेनिज़्म है तो वो मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सिंगल स्टेप के अंदर मैकेनिज़्म होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 2 ब्यूटेन वाली जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये मोर स्टेबल होती है 1 ब्यूटेन वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए E2 एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अब बात करते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स प्रेजेंट हैं तो रिएक्शन कंडीशन क्या होंगी। जैसे कि आपके पास है तो टर्सरी कंपाउंड, बेस भी आपने सेम ले लिया लेकिन हैलाइड डिफरेंट है, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो टर्सरी हैलाइड्स होंगे आपके, टर्सरी हैलाइड्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं E2 रिएक्शन में
उसके बाद आपका सेकेंडरी हैलाइड्स आएगा, उसके बाद आपका प्राइमरी हैलाइड्स आएगा। याद रखना SN2 का ऑर्डर जस्ट रिवर्स था। SN2 में क्या था, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या था, टर्सरी। लेकिन E2 के अंदर क्या होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड विच इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हैलाइड्स। और अगर हम जो आपका अल्काइल पार्ट है इसको कॉमन कर दें, हैलाइड्स को चेंज कर दें, तो वो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप की कैपेसिटी के ऊपर। तो वहाँ पर आयोडाइड क्या होंगे, सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, उसमें मेजर प्रोडक्ट आपका जो मिलता है वो होता है सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वही कि ऐसे रिएक्शंस हो जाएं जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ना बने। कुछ ऐसे केस भी तो हो सकते हैं जो इससे एक्सेप्शन हो, जो इससे रिवर्स में हो। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनाती हैं, वो होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, होफमैन रिएक्शन। क्या होगा वो, होफमैन एलिमिनेशन। कैसी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स आर फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। अब जो होफमैन एलिमिनेशन होता है ये होगा आपका होफमैन रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा, होफमैन रूल के अकॉर्डिंग। होफमैन एलिमिनेशन होने के लिए 4 केस आपके पास होने चाहिए। या तो फर्स्ट केस में आप डिस्कस करोगे कि फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि आपका बेस क्या हो, बल्कि। अगर बेस आपने बल्कि लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, होफमैन एलिमिनेशन। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि जो आपका लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, पुअर। अगर आपने लिविंग ग्रुप पुअर लिया है तो भी होफमैन एलिमिनेशन हो सकता है। होफमैन एलिमिनेशन का मतलब है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बना सकता है। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि आपके बीटा कार्बन पे क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस। और फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि आपका अल्काइल हैलाइड के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये 4 कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं अगर आप होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो तो। अगर ये 4 कंडीशन होंगी तो क्या होगा, होफमैन रूल लगेगा, होफमैन एलिमिनेशन होगा। माइनर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये सारे एग्जाम्पल थे, एक बार मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपने यहाँ पर फ्लोरीन ले रखा है जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो कि 1 ब्यूटीन है आपका मेजर प्रोडक्ट है। सेकेंड वाले केस में आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है ये क्या ले लिया, बल्कि। साथ में बेस भी क्या है, बल्कि। तो बल्कि आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करेगा, होफमैन एलिमिनेशन करवा देगा। देखो ये मेजर बन जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन में हमने जो इसकी बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के ऊपर क्या लिया है, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि सबस्ट्रेट आपका हो गया है एक बल्कि कंपाउंड। तो इस कंडीशन में भी आपको मिलेगा होफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट। तो ये 3-4 रूल थे जो हमें बताते हैं कि कब होफमैन एलिमिनेशन होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रखी है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि अगर फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है तो ईजिली यहाँ से ब्रेक नहीं होगा और जो आपका एलिमिनेशन होगा वो फर्स्ट वाली कार्बन से हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आपको मिलेगी ये मोर स्टेबल होगी, इसलिए क्या होता है, होफमैन एलिमिनेशन। अटैकिंग बेस का अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो इसके लिए कंडीशन आप देख सकते हो। जैसे कि आपने ये रिएक्शन कराई, इसमें आपने एक बार तो बेस लिया है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, फिर ले लिया आपने टर्सरी इथोक्साइड। तो आप तीनों कंडीशंस में चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो स्मॉलर बेस था उसके अंदर सेकेंड जो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन बनी थी उसका अमाउंट ज़्यादा था और इसमें अमाउंट बिल्कुल ना के बराबर होगा। मेजर प्रोडक्ट आपका हो जाएगा होफमैन एलिमिनेशन वाला। ठीक है, तो ये इस ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट अगर लेस हिंड्रेंस होगी ट्रांजिशन स्टेट में तो वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल। इसलिए ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड बात करते हैं कि क्राउडिंग हो बीटा पोजीशन के ऊपर। तो अगर देखो बीटा कार्बन के ऊपर क्या है, क्राउडिंग, तो उसकी वजह से जो आपका बेस है वो इन प्रोटॉन्स को तो रिमूव नहीं करेगा ना, वो किसको रिमूव करेगा, फिर कौन से प्रोटॉन्स को रिमूव करेगा भाई, वो फिर किसको रिमूव करेगा, इस वाले प्रोटॉन को। ठीक है, किस वाले प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इस वाले को। इसलिए आपको यहाँ पर मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं
नेक्स्ट जो केस है आपका, उसके अंदर क्या है कि अगर आपका अल्काइल हैलाइड इस टाइप का है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, when there are more than one double bonds are present in alkyl halides, then the major product is formed in different way। देखिए आपके पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर ये आपकी ब्रोमीन है, इसके इधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, दोनों के दोनों अलग टाइप के प्रोटॉन हैं। तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, इसको रिमूव करोगे तो प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा, इसको रिमूव करोगे तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर तो जो बीटा वाली ये जो बेंजाइल वाला जो हाइड्रोजन थे, इसके रिमूवल के बाद जो एल्कीन आपको मिली है ये क्या है, कॉन्जुगेटेड। किस टाइप की है, कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेटेड एल्कीन होने की वजह से क्या है, मोर स्टेबल, इसलिए क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन है नहीं, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है, इसलिए यहाँ पर लॉस नहीं होगा। ये कंपाउंड यहाँ पर माइनर बनेगा, ना कि मेजर। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो आपके लिए बिल्कुल सेम, यहाँ पर ये आपका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप दोबारा से देख भी सकते हो। एक बार मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। ये ट्रांजिशन स्टेट्स हमने देखी थी कि किस टाइप से यहाँ पर रिएक्शंस होती है, कौन सी मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर मोर स्टेबल बनेगी ना, वही प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर। तो देखिए ये रेजोनेटिंग ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाई हैं और कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जनरली हमने यहाँ पर E2 एलिमिनेशन देखा, उसमें एक तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है, CX वाला, एक कौन सा हुआ है, CH वाला। तो CX और CH बॉन्ड की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, मीन्स एंटी पेरिप्लेनर हो। तो अब देखो दो कंपाउंड्स को, दो बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड अगर प्लेन में प्रेजेंट होंगे, किस में होंगे, प्लेन में, तभी उनका रिमूवल होगा, अदरवाइज रिमूवल नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आती है E2 के रिमूवल के लिए, वो ये है कि दोनों के दोनों आपके जो बॉन्ड ब्रेक होने हैं उनको होना चाहिए प्रेजेंट सेम प्लेन में। अगर सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो देखो दो सेम प्लेन में प्रेजेंट होने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, दोनों का हम साहोर्स और न्यूमैन से समझेंगे। फर्स्ट आपके पास हो सकता है कि आपके दोनों के दोनों रिमूविंग ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर CH और CX हैं, दोनों एक ही साइड प्रेजेंट हों, एक ही साइड प्रेजेंट हो, जैसे दोनों अबो हैं, यहाँ पर भी देख सकते हो दोनों के दोनों अबो हैं। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जो दोनों के दोनों एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप की जो कन्फर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर मीन्स सेम साइड, सेम साइड। ओके, प्लेन एक है, प्लेन तो ये एक ही है, तो लेकिन ग्रुप कहाँ है, सेम साइड में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सिन पेरिप्लेनर। ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो आपके रिमूविंग ग्रुप है दोनों के दोनों एक ही प्लेन में तो हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अबो है, दूसरा क्या है, बिलो। तो उस कंडीशन में इसको हम बोल देंगे एंटी पेरिप्लेनर। क्या बोल देंगे, एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिमिनेशन होने के लिए या तो ग्रुप आपके हों सिन पेरिप्लेनर या फिर हों एंटी पेरिप्लेनर। लेकिन जब आप E2 के लिए बात करते हो, चलो उससे पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर सिन पेरिप्लेनर से रिमूवल होता है तो उस एलिमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सिन एलिमिनेशन। और अगर एंटी पेरिप्लेनर से ग्रुप मूव करते हैं, लीव करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एंटी पेरिप्लेनर्स। दोनों की यहाँ पर आप ट्रांजिशन स्टेट भी देख सकते हो, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये ग्रुप यहाँ से आया, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की, यहाँ से इन दोनों ने ओवरलैपिंग की, यहाँ पर आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर आप बात करो E2 एलिमिनेशन के लिए, तो E2 एलिमिनेशन जनरली एंटी एलिमिनेशन को फेवर करती है, याद रखेंगे। E2 के अंदर एंटी एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अगर सिन एलिमिनेशन कराते हो ना तो वो आपका स्लो रहता है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एंटी पेरिप्लेनर होता है। मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, देखिए ध्यान से। अगर आप सिन की बात करो तो सिन के अंदर जो आपकी स्टगर्ड इक्लिप्स वाली कन्फर्मेशन है, इसमें दोनों ग्रुप एक साथ आ गए, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो आपकी
लेस स्टेबल बनेगी, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, रिपल्सन सबसे कम, रिपल्सन कम है, तो यहाँ पर आप इजली इसको रिमूव कर सकते हो। यही रीजन होता है कि E2 रिएक्शन आपको जो मिलती है वो एंटी एलिमिनेशन के बाद आपको प्रोडक्ट देती है। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी एलिमिनेशन का, यहाँ पर सिन एलिमिनेशन का देखोगे। एंटी में क्या होगा भाई, प्रोटॉन का रिमूवल ऊपर से हुआ है तो आपका हेलोजन नीचे से निकलेगा, अबो एंड बिलो। अगर अब दोनों अबो हैं, दोनों बिलो हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सिन एलिमिनेशन। दूसरी बात जो आपकी एंटी E2 एलिमिनेशन होती है, ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब ये है कि अगर दो कंडीशंस हैं, दो पाथ हैं आपके पास रिएक्शन के, तो ये एक ही पाथ को फॉलो करती है, दूसरे वाले को ब्लॉक कर देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, जब आपने इसके R आइसोमर की बेस के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर आपको मिलेंगे E2 पेंटेन और Z2 पेंटेन। S की तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि E और Z दोनों आपको सेम प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, सिस मिक्सचर मिलता है सिस और ट्रांस का। यहाँ पर एलिमिनेशन देख सकते हो आप। एक बात याद रखना कि जब भी आप एलिमिनेशन करो तो आपके जो भी कंपाउंड दे रखा है उसको पहले आप साहोर्स में कन्वर्ट करो और साहोर से आप उसको न्यूमन में लेके जाओ। या तो आप साहोर से एलिमिनेशन कर सकते हो या फिर आप किससे कर सकते हो, आपके न्यूमन से, क्योंकि यहाँ से अगर आप रिमूव तो कर दोगे लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करते हो, पहले इसको कन्वर्ट करोगे साहोर्स में या फिर न्यूमन में, और उसके बाद एलिमिनेशन करोगे। और ये कन्वर्जन किस टाइप से होता है, ये हम लास्ट सेमेस्टर में MSc का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके थे, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं बताऊँगी। एक बार ये इसमें बता देती हूँ कि ये आपका वर्ड रूट है मेन। इथेन वाली स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, तो ये आपकी कार्बन ये वाली हो गई। ठीक है, ये कार्बन, दूसरे वाली कार्बन ये हो गई। इसके ऊपर क्या है, ब्रोमीन, तो बिल्कुल ऊपर लगा दो। एक क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, मिथाइल। फिर इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और ये आपका C2H5। तो यहाँ से ये ब्रोमीन और ये H रिमूव होगा और क्या फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की। तो आप देखोगे कि ये C2H5 और CH3 दोनों एक दूसरे की एंटी पोजिशन पर हैं, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, E ट्रांस। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि H और Br यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड डाल दो एक डायरेक्ट, तो ये C2H5 है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट कैसा होगा आपका, ट्रांस हो गया, एंटी हो गया, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं, इन साइक्लोहेक्सेन में किस टाइप से एलिमिनेशन होता है। अब देखिए, साइक्लोहेक्सेन आपको पता है जो जनरली रिंग जो स्ट्रक्चर होती है ये चेयर कन्फर्मेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट होती रहती है, और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो कंपाउंड होगा उसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाले कंपाउंड में ये मोर स्टेबल है, ये आपका लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल वाला कंपाउंड जैसे ही बनेगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको रिमूव कराना है तो Cl के अपोजिट भी तो कोई H होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से Cl निकल जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन तो निकल जाएगा लेकिन प्रोटॉन नहीं है इस वाली डायरेक्शन में, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, आप इसमें क्या करोगे भाई, ये आपका कंपाउंड है, आप इसको फ्लिप करोगे रिंग को तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर ये तो ब्रोमीन है, इसके अपोजिट बिलो साइड में भी क्या होना चाहिए, प्रोटॉन। तो यहाँ से इसकी 1-2 पोजीशन पे बात करते हैं, बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना हम, 1-2 ये 1 है तो 2 ये वाली पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप, जो कि रिमूव नहीं हो सकता। बट इसकी ये 1 है तो ये भी तो 2 है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से ब्रोमीन निकाल दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस वाले पोजीशन पर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं इसके, वो देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन अगेन आ जाएंगे आपके, ये भी प्रोटॉन 1 2 है, ये वाला प्रोटॉन भी 1 2 है। ये वाला निकालोगे फर्स्ट वाला तो डबल बॉन्ड आएगा इस वाले पोजीशन पर, इसको निकालोगे तो डबल बॉन्ड आएगा इस वाले पोजीशन पर। तो देखिए आपने 1 को निकाला तो ये एल्कीन आपको मिली, 2 को निकाला तो ये एल्कीन आपको मिली। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। सेडजर रूल के अकॉर्डिंग तो मेजर क्या होगा, ये वाला, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेडजर प्रोडक्ट या फिर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या बना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इसने बनाया है। और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और माइनर को हम क्या बोल सकते हैं, होफमैन प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो होफमैन की कंडीशन थी उनमें से तो कोई भी फॉलो नहीं हो रही ना। क्या क्या कंडीशन थी होफमैन की, या तो बल्कि बेस प्रेजेंट हो, या फिर वीक लिविंग ग्रुप हो, ऐसी तो कोई कंडीशन यहाँ पर दिख नहीं रही है हमें, या फिर बीटा पोजीशन पे क्या हो, हिंड्रेंस हो। तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो होफमैन क्यों बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, सेडजर प्रोडक्ट मेजर। अगली कंडीशन में देखिए अगेन यहाँ पर रिंग फ्लिप होती रहती है, यहाँ पर अगेन आपके पास प्रोटॉन है जिसका रिमूवल हो सकता है और आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ये रिंग फ्लिपिंग हम अच्छे से पढ़ चुके थे। आपका जो चैप्टर था, नाम क्या था चैप्टर का, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, उसी में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं कंसेक्यूटिव E2 रिएक्शन की, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन एक बार करा दी, उसके बाद फिर से आपने बेस डाल दिया तो 2 बार हो जाएगी। इसको हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूसली अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 कंसेक्यूटिव डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस गिव प्रोडक्ट दैट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड। देखिए 2 क्लोरीन है, यहाँ पर प्रोटॉन्स भी अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट क्लोरीन को रिमूव किया, एक प्रोटॉन को रिमूव किया, फर्स्ट डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ से एक और प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड डाइईन आपको मिल जाएगा। 2 बार एलिमिनेशन हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कंसेक्यूटिव E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा E2 एलिमिनेशन वाला टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस क्या क्या किया है कि E2 एलिमिनेशन होता क्या है, क्या क्या इसके फैक्टर्स, क्या क्या इसके रिएक्शंस हैं, कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री अफेक्ट होती है। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। देखिए मैं इसको सिर्फ टेबल से ही आपको करा दूंगी। अगर आपका अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो रेट भी इंक्रीज होती है, ध्यान रखेंगे, यील्ड भी इंक्रीज होती है। अल्फा पोजीशन पे ब्रांचिंग आप बढ़ाओगे तो इससे परसेंटेज भी इंक्रीज होगी, अमाउंट भी इंक्रीज होगी और रेट भी इंक्रीज होती है। ऐसे ही आप देख लीजिए आगे। ठीक है, अल्फा पर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज होती है, लेकिन बीटा पर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेट क्या करेगी, रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने बात की थी कि टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद क्या आता है आपका प्राइमरी हैलाइड्स से। SE2 और SN2 के रेशो को आप इसी से बता दोगे कि अगर आपका बल्कि बेस है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है तो वो E2 रिएक्शन देगा। लिविंग ग्रुप की बात करें तो जो ग्रुप आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, जिस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप एक बेटर होगा, उसकी रिएक्शन की रेट मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयोडाइड एक गुड लिविंग ग्रुप है, उसके बाद आपका ब्रोमाइड आता है और उसके बाद आपका क्लोराइड आता है। फ्लोराइड जो सबसे वीक लिविंग ग्रुप है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगी। बेस की बात करते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आप लेकर चलोगे रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। इंक्रीजिंग द बेसिसिटी ऑफ एडेड बेस will increase the rate of reaction and the order of basicity of these three compounds are अमाइड। अमाइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद इथोक्साइड, उसके बाद क्या है आपका हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन का ऑर्डर भी सेम रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिएक्शन की रेट भी इंक्रीज होती है। बट आपको पता है कि चाहे E2 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, दोनों को ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की नेचर की। तो अगर आपने लिया है पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लेकर चलते हो तो वहाँ पर E2 एलिमिनेशन कम होगा, SN2 ज़्यादा होता है। लेकिन आपने टोटल ही ले लिया यहाँ पर, जैसे कि 100% इथेनॉल ले लिया है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिल जाएगा, E2। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था एक
जिसको हमने डिस्कस किया, ये आपका एक कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि किसको दिखाएंगे, कंपैरिजन को, E2 और SN2 को देख लीजिए। SN2 रिएक्शन आपके सिंगल स्टेप की थी, सिमिलरली E2 रिएक्शन भी आपकी सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी। SN2 के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, बल्कि E2 के लिए आपको चाहिएगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बल्कि ब्रोंस्टेड बेस। जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है ये एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को फेवर करती है, जबकि एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को कौन फेवर करती है, SN2, और एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स स्ट्रॉन्गली फेवर करते हैं E2 रिएक्शंस को, ठीक है। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट E2 में ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगर हम अल्काइल ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता था SN2 में, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, लेकिन E2 में आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विच आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। बात करें काइनेटिक्स की तो दोनों ही रिएक्शन आपके सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों ही आपके सबस्ट्रेट और रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोसीड करती हैं, और आपकी जो E2 रिएक्शन होती हैं ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। कई बार आप इसमें यूजुअली आप इसमें एंटी एलिमिनेशन देखोगे, लेकिन जब पायरोलिटिक एलिमिनेशन कराओगे तो आपको सिन एलिमिनेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसका नाम क्या था, E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे E1 एलिमिनेशन क्या होता है।